तीनों ये चीज़ें थी। अगर इन तीनों की मोह माया में जो आदमी नहीं फंसेगा उस आदमी का घर नहीं बसेगा, ये ब्रह्मा जी का कहना है। इसका हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर से स्वागत है आपके मेरे ज़िंदगी के रंग इंदु के संग के चैनल पे दोबारा से। तो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप सो सब स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे और मस्त होंगे, और हम भी स्वस्थ और मस्त हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए कोई ब्लॉग नहीं लेके आई हूँ, कहीं मैं जा नहीं रही हूँ, और मतलब ऐसा कुछ भी नहीं लेके आई हूँ जो एक ब्लॉग में डाल दें। आप देखते हैं कि मैं डेली एक ब्लॉग ही डालती हूँ, अपना जो रूटीन होता है या जो मेरे साथ हुई रहती है उसी से रिलेटेड। तो आज भी मैं कुछ ऐसा ही लेके आई हूँ, अपना डेली ब्लॉग ना लेके एक ऐसा मतलब एक कविता लेके आई हूँ। जिसने कल मेरा लास्ट वाला ब्लॉग देखा होगा तो वो समझ जाएगा कि कल मेरा लास्ट वाला ब्लॉग था। एक अंकल जी जो मुझे एक सौगात दे के गए थे इस लेटर के माध्यम से, और उन्होंने मुझे ये बोला था कि आप सबको शेयर भी करना। तो मैंने कहा यूट्यूब से ज़्यादा बेटर प्लेटफॉर्म तो कोई हो नहीं सकता जिसको मैं अच्छे से शेयर करूं। तो इसलिए चलिए आपके साथ भी मैं ये शेयर करती हूँ। और प्लीज़ जिसने अभी तक का वो मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो आप वो देख लीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो एक छोटा सा शॉर्टकट में मैं आपको बता भी देती हूँ। कल हम लोग पापा जी के लिए फ़ोन लेने गए थे। तो वहाँ पे जब हम फ़ोन लेने गए 2 दिन पहले भी हम फ़ोन देखने गए थे, तो वो 1000 रुपये का फ़ोन मिल रहा था। तो वो हमें एक टॉकिंग वाला चाहिए था, मतलब जिसमें कीपैड बोलता है। तो उस दिन वो कीपैड वाला नहीं था। भैया ने कहा 2 दिन के बाद आ जाएगा। तो फिर हम 2 दिन के बाद फिर गए लेने, तो वो फ़ोन नहीं आया था। तो हम 1000 की रेंज वाला ही फ़ोन लेके आने वाले थे, पर जो 1000 की रेंज में हम फ़ोन देख के आए थे वो आउट ऑफ स्टॉक हो चुका था उस शॉप में। तो हमने कहा चलिए कोई बात नहीं, आप और दिखा दीजिए। तो उन्होंने हमें एक 1050 रुपये वाला एक फ़ोन दिखाया जिसमें 50 रुपये, मात्र 50 रुपये एक्स्ट्रा थे। तो उनके पास 1000 वाली रेंज का नहीं था। तो मैंने उनसे बड़े उससे रिक्वेस्ट करी, तो भैया कोई बात नहीं, आप 50 रुपये कम कर दीजिए तो ये भी 1000 में आ जाएगा। और मैंने उनसे कोई इतना बड़ा अमाउंट शायद नहीं बोला कि इसे कम कर दीजिए। और तो वहाँ पे एक अंकल थे, एक बुजुर्ग से अंकल थे जो आप लोगों ने मेरी वीडियो पे देखा होगा। तो तपैक से बोल पड़े कि 50 रुपये क्यों कम करवा रही हो, 50 रुपये से क्या होता है। तो मैंने कहा अंकल जी 50 रुपये से बहुत कुछ होता है, और क्या कहते आपके लिए शायद 50 रुपये बहुत ज़्यादा ना हो, पर हमारे लिए तो एक एक रुपया भी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि गाइस अभी हमें लाइफ के एक ऐसे पड़ाव पे चल रहे हैं, आपको बता नहीं सकती। हमारे साथ 2 बच्चे हैं और हम अपना एक स्ट्रगलिंग पॉइंट पे चल रहे हैं, जो मोस्टली लोग 18-19 साल की एज में चलते हैं। पढ़ाई करी, कॉलेज से बाहर निकले, अच्छी जॉब के लिए स्ट्रगल करा। तो पीयूष ने भी कुछ ऐसा ही स्ट्रगल करा होगा अपने 18-19 साल की लाइफ में, जब वो 18-19 साल के रहे होंगे। और उस स्ट्रगल से उन्हें बहुत अच्छी जॉब मिली भी, मतलब बहुत अच्छी जॉब नहीं मिली, पर उन्हें जो भी जॉब मिली उसमें स्ट्रगल करते करते पीयूष बहुत अच्छी पोजीशन में पहुंच गए थे जब हमारी शादी हुई थी। और मैंने भी अपने तरफ से जितनी कोशिश हो सकती थी बहुत ट्राई करा गवर्नमेंट जॉब के लिए, पर कहते हैं ना कि किस्मत से ज़्यादा और किस्मत से पहले कभी कुछ नहीं मिलता। कुछ ऐसा मेरे साथ भी हुआ, तो मुझे बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब नहीं हो पाई। और सही बताऊँ तो पहले मेरा इंटरेस्ट भी नहीं था गवर्नमेंट जॉब पे। 1 साल मैंने भी अपने कॉलेज ख़त्म होने के बाद प्राइवेट जॉब करी। प्राइवेट जॉब करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि प्राइवेट जॉब की एक फ़िक्स टाइमिंग है कि आपको इतने बजे पहुँचना है तो पहुँचना है, पर उसमें छुट्टी की कोई टाइमिंग नहीं है। जब चाहें वो आपको बुला सकते हैं, जब चाहें वो आपको छोड़ सकते हैं। तो ये चीज़ देख के मुझे बड़ा अजीब सा लगा, और वक्त बहुत ज़्यादा था। उस हिसाब से पैसा स्टार्टिंग में बहुत कम था। और अगर आपको बहुत ज़्यादा पैसा दे भी रहे हैं तो जो प्राइवेट जॉब करते हैं गाइज, आप लोगों को पता होगा कि कितना बड़ा स्ट्रगल उसके अंदर हमें करना पड़ता है। तो मैं 1 साल ही जॉब कर पाई। उसके बाद मैंने अपने पेरेंट्स से कहा कि मैं गवर्नमेंट की तैयारी करना चाहती हूँ और मुझे 2 साल चाहिए। उसी बीच में मेरे लिए शादी के रिश्ते देखे जा रहे थे। मैंने कहा आप मुझे 2 साल दे दीजिए, और 2 साल के बाद अगर मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई तो वेल डन एंड गुड, अदरवाइज़ आप जैसा कहोगे तो मैं वैसा करूँगी। तो 2 साल में मेरी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी। उसके बाद पीयूष से मेरी शादी हुई, और पीयूष से शादी होने के बाद मतलब लाइफ बिल्कुल सेट थी, क्योंकि इनकी अच्छी खासी जॉब थी, अच्छी खासी सैलरी थी। सडनली 2019 में हमारी लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई। प्रॉब्लम थोड़ी नहीं थी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। फाइनेंशियली पीयूष की जॉब चली गई,
जॉब जाने के बाद गाइस फाइनेंशियली इतना वो दिक्कत नहीं थी, लाइफ में और सारी प्रॉब्लम्स भी हमें फेस करनी पड़ी। अब वो सब मैं डिटेल में मैं नहीं जाना चाहती कि वो हमने क्या प्रॉब्लम्स फेस करी, क्या करा, पर बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी, किसी में भी सक्सेस नहीं मिल रही थी। और अभी भी हम ट्राई कर रहे हैं कि लाइफ हमारी सेट हो। तो अब हम अपनी लाइफ को सेट कर रहे हैं जिस टाइम पे लोगों की लाइफ सेट रहती है। तो हमारे लिए तो गैस हमें पता है इन 3 सालों में हमने मतलब जो हमारी सेविंग थी वो भी ख़त्म हो रही थी, इनकम सोर्स कुछ नहीं है और है बहुत कम उस पर है कि मतलब 2 बच्चों को हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है उस थोड़ी से उसमें। और जिस पर्पज़ से आप यूट्यूब में आए हो उसी पर्पज़ से मैं भी यूट्यूब में आई हूँ कि थोड़ी सी भी मैं कुछ भी हो अपने हस्बैंड की हेल्प कर सकूँ। तो बहुत ट्राई करा जॉब के लिए, पीयूष ने नहीं हुआ, वो पोजीशन पीयूष को नहीं मिल पा रही है जॉब में और नहीं मिल पाई दोबारा से, क्योंकि वो जो गैपिंग है या ये कह लीजिए कि वो जो जॉब जाने का धप्पा होता है ना, वो पीछा नहीं छोड़ता है कि भाई आपकी तो जॉब जा चुकी है तो अब आपको इतना पैकेज नहीं मिल सकता। तो चलिए जो भी है जैसा भी है, अभी वही टर्निंग पॉइंट में है कि हम एक स्ट्रगलिंग पॉइंट पे है जिसमें हम स्ट्रगल कर रहे हैं कि हमारी लाइफ सेट हो जाए। और भगवान की कृपा है कि मम्मी पापा हैं तो हमें मतलब रहने की टेंशन नहीं है, खाने पीने की टेंशन नहीं है। तो ये भी कहीं ना कहीं से एक सपोर्ट ही कह लीजिए कि उनके रहते रहते अगर हम सेट हो जाएं, क्योंकि गाइस अप एंड डाउन्स तो लाइफ में कभी भी आ सकती है। ये दिक्कत ये नहीं है कि मतलब किसी के स्टार्टिंग पॉइंट में आ जाता तो किसी के बीच में आ जाता तो किसी की लाइफ के लास्ट टाइमिंग में आता है। तो वही स्ट्रगलिंग पॉइंट में हम चल रहे हैं। तो हमारे लिए तो गाइस इन 3 साल में 1 रुपये की जो वैल्यू होती है ना, वो भी बहुत ज़्यादा है। तो मैंने उनको यही बोला कि अंकल हमारे लिए तो 1 रुपये की वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है, आपके लिए 50 रुपये शायद बहुत ज़्यादा नहीं होंगे पर हमारे लिए बहुत ज़्यादा है। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। तो फिर उन्होंने एक तपैक से बोला कि पर ना ये भैया आपके 50 रुपये कम नहीं करेंगे। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा करे ना करे वो उनकी मर्जी, मेरा कहने का काम है, उनका मानने का। अगर उनका मन चाहे तो वो मान ले, वो ना चाहे तो ना माने। तो वो भैया भी हमारी सारी कन्वर्सेशन सुन रहे थे और मैंने उनसे एक बार फिर पूछा भैया क्या आप 50 रुपये कम कर रहे हो? तो उन्होंने कहा हाँ कर दूँगा। तो उन्होंने बड़ी स्माइल देके कहा हाँ कर दूँगा। तो ठीक है, हम 1000 रुपये में फ़ोन लेके आ गए। तो जब मैं बाहर निकल रही थी शॉप से तो भैया ने अंकल ने पूछा कि बेटा कहाँ रहती हो? तो मैंने उन्हें बताया कि यहाँ पे रहती हूँ। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं एक कार्यकर्ता हूँ और समाज सेवा करता हूँ। तो मैंने कहा अच्छा। तो उनका कि मुझे ना मतलब बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके और मैं ना आपको एक सौगात देना चाहता हूँ। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा यार सौगात के नाम पे क्या दे रहे हैं जाने, देखो तो सही। तो उन्होंने सौगात के रूप में मुझे ये पर्चा दिया और इसमें एक कविता है जिस पे लिखा है नारी पुरुष पर भारी। तो गैस मुझे पढ़ के ये कविता कैसी लगी वो तो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी और आप भी ये कविता पढ़िए और प्लीज़ हमें बताइएगा कमेंट करके कि आपको ये कविता कैसी लगी। और उससे पहले गैस अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को लाइक कर लीजिएगा और पसंद आए तो शेयर भी कर दीजिएगा गाइस, क्योंकि आप लाइक और शेयर करना साथ भूल जाते हैं। क्योंकि अच्छा खासा मेरा व्यूज़ आ रहा है चैनल पे पर मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये होता है कि लास्ट में सब्सक्राइब कर लेंगे या लास्ट में लाइक कर लेंगे तो लास्ट वाला काम ना भूला जाता है। तो अगर आप अभी मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मैं आपको ये कविता पढ़ा कर सुनाती हूँ, क्योंकि थोड़ी लंबी कविता है, मैं पढ़ चुकी हूँ और मेरा इस बारे में क्या थॉट है मैं आपको वो बाद में बताऊँगी। तो आप भी ध्यान से सुनिए और फिर बताइएगा। तो इसका शीर्षक है गाइस नारी पुरुष पर भारी। अकल बांटने लगे विधाता, लंबी लगी कतारें, सभी आदमी खड़े हुए थे, कहीं नहीं थी नारी। सभी नारियां कहाँ रह गई, था ये अचरज भारी। पता चला ब्यूटी पार्लर में पहुंच गई थी सारी। मेकअप की थी गहन प्रक्रिया, एक एक पर भारी। बैठी थी कुछ इंतजार में, कब आएगी बारी। उधर विधाता ने पुरुषों में अकल बांट दी सारी। ब्यूटी पार्लर से फुर्सत पाकर जब पहुंची सब नारी। बोर्ड लगा था स्टॉक खत्म है, नहीं अकल अब बाकी। रोने लगी सब महिलाएं, नींद खुली ब्रह्मा की।
पूछा कैसा शोर हो रहा है। ब्रह्म लोक के द्वारे पता चला कि स्टोक अकल का पुरुष ले गए सारे। ब्रह्मा जी ने कहा देवियों बहुत देर कर दी है, जितने भी अक्ल वो मैंने पुरुषों में भर दी है। लगी चीखने लगी महिलाएं, ये कैसा न्याय तुम्हारा, कुछ भी करो हमें तो चाहिए आधा भाग हमारा। पुरुषों में शारीरिक बल है, हम ठहरी अबलाएं, अकल हमारे लिए जरूरी निज रक्षा कर पाए। सोच कर दाढ़ी सहलाकर तब बोले ब्रह्मा जी, एक वरदान तुम्हें देता हूँ, अब हो जाओ राजी। थोड़ी सी भी हंसी तुम्हारी रहे पुरुष पर भारी, कितने भी वह अकलमंद हो अकल जाएगी मारी। एक औरत ने तर्क दिया, मुश्किल बहुत होती है, हंसने से ज़्यादा महिलाएं जीवन भर रोती है। ब्रह्मा बोले यही कार्य तब रोना भी कर देगा, औरत का रोना भी नर की अकल हर लेगा। एक अधेड़ बोली बाबा, हंसना रोना नहीं आता, झगड़े में है सिद्ध हस्त हम, खूब झगड़ना भाता। ब्रह्मा बोले चलो मान ली यह भी बात तुम्हारी, झगड़े के आगे भी नर की अकल जाएगी मारी। ब्रह्मा बोले सुनो ध्यान से अंतिम वचन हमारा, 3 अस्त्र अब तुम्हें दिए पूरा न्याय हमारा। इन अचूक अस्त्रों में भी जो मानव नहीं फंसेगा, निश्चित समझो उसका घर नहीं बसेगा। कहे कवि मित्र ध्यान से सुन लो बात हमारी, बिना अकल के भी होती है नर पर नारी भारी। लास्ट पंक्ति और बोल रही हूँ। कहे कवि मित्र ध्यान से सुन लो बात हमारी, बिना अक्ल के भी होती है नर पर नारी भारी। तो फ्रेंड्स, मैंने आपके सामने पूरी कविता पढ़ के सुना दी है, जिसका सार सिंपल सा है कि विधाता अकल बांट रही थी और कतार में सारे पुरुष खड़े थे और महिलाएं ब्यूटी पार्लर में थी, और जहां ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कतार लगी हुई थी। और जब वो अपना पार्लर का काम ख़त्म करके लेडीज़ ब्रह्मा जी के पास पहुँचे तो वहाँ पे अकल का स्टॉक सारा ख़त्म हो चुका था। तो उसके बाद तो औरतें रोने लगी कि भाई हमारा हिस्सा कहाँ है, हमें आधा हिस्सा चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, तो मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ, तुम्हारी थोड़ी सी भी हंसी पुरुषों पर भारी पड़ेगी। अगर तुम थोड़ा भी हंस गई तो पुरुष पर भारी पड़ेगी और उनकी अक्ल मारी जाएगी। तो औरतों ने कहा कि हंसने से भी ज़्यादा महिलाओं को जीवन भर रोना पसंद आता है, ये बात बोली। तो गाइस, तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, अगर आप रोगे तो रोने पे भी उसकी अकल ख़त्म हो जाएगी। फिर एक अधेड़ बुढ़िया ने बोला कि हमें रोना और हंसना दोनों नहीं भाता है, हमें तो ज़िंदगी भर झगड़े में ही अपना सिद्ध मतलब अपनी चीज़ें सिद्ध करने के लिए झगड़ा ही करना आता है। तो ये बात एक अधेड़ महिला ने बोला। तो ब्रह्मा जी ने बोला ठीक है कि भैया झगड़े के आगे भी नर की अकल मारी जाएगी, मतलब हंसना रोना, और अगर झगड़ा औरत करेगी तो आदमी की अकल मारी जाएगी। तो उसके बाद इन तीनों की मोह माया में जो आदमी नहीं फंसेगा उस आदमी का घर नहीं बसेगा। ये ब्रह्मा जी का कहना है। ब्रह्मा जी का नहीं कहना है, इस कवि का कहना है, ब्रह्मा जी का नहीं कहना है। तो यही बात इसमें कही गई थी। और मतलब कुछ भी हो जाए नर पर हमेशा नारी ही भारी रहेगी, ये बात इसमें कही गई है। तो गाइस, मैं अपनी अपनी राय देने से पहले मेरे साथ पीयूष बैठे हैं और हमारी शादी को 8 साल हो चुके हैं। इन 8 सालों में इंसान को जानना और पहचानना बहुत बड़ी बात होती है। अब ये भी है कि भाई ये तो मेरे हस्बैंड है, अब सही बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, कहीं इन्होंने मेरे खिलाफ बोले तो रात को इनकी पिटाई होगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। सही बात बताऊं तो
जो भी है जैसा भी है, चलिए उनकी राय भी पूछते हैं कि उनको ये कविता सुन के कैसा लगा, और ये कविता उन्होंने भी पढ़ी थी तो वो इस कविता के बारे में क्या बोलते हैं। तो चलिए गैस पूछते हैं पीयूष से। तो गैस चलिए पीयूष बताएंगे अपनी राय इस पोयम के बारे में, इस कविता के बारे में। तो पीयूष तुम्हें क्या लगता है इस कविता को सुनकर और पढ़ के? ये कविता जिस कवि ने लिखी है वो एक हास्य व्यंग कवि होगा मेरे ख्याल से। हाँ। तो उसमें एक व्यंग टाइप का कसा हुआ है। हाँ। पर मैं इस कविता से पूर्ण तरह सहमत तो नहीं हूँ, क्योंकि लड़कियों में भी अकल होती है, लेडीज पार्टी में भी बहुत ज़्यादा अकल होती है। आजकल हर जगह लेडीज और जेंट्स एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, हर चीज़ है, ऐसा नहीं है कि अकल नहीं है। जेंट्स से ज़्यादा मुझे लगता है लेडीजों में ज़्यादा अकल होती है, जो घर को भी देखती है, घर भी संभालती है, बाहर भी देखती हैं और हर चीज़ को मैनेज करके रहती है। मेरा ये अकल होती है। हाँ। तो गैस मतलब अब पीयूष ने तो क्यों बोला, शायद उसके सामने उनकी बीवी बैठी है नहीं तो रात को डंडे पड़ेंगे भाई। तो मैं आप सबसे पूछ रही हूँ, जो भी इसमें जेंट्स है, लेडीज़ है, और प्लीज़ एक जिसने भी ये कविता सुनी हो तो प्लीज़ अपना कमेंट पढ़िए, बताइएगा लिख के कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। और मैं जहाँ तक का मानती हूँ ये व्यंग है या हास्य है, पर ये उस आदमी ने लिखी है, उस इंसान ने लिखी है जिसकी मानसिकता बहुत छोटी, क्षीण और कुंठित होती है। मतलब जो आदमी औरतों को आगे बढ़ते हुए देखना ही नहीं चाहते, जो आदमी औरतों को हंसते हुए देखना ही नहीं चाहते, एक ऐसे इंसान ने ये कविता लिखी है औरतों पे। ये व्यंग लिखा है कि उसने अपने व्यंग में औरतों को नीचा दिखाने के लिए कि ब्रह्मा का तक का सहारा ले लिया। मैं ये बोलना चाहूँगी इस कविता के बारे में। पहले एक लेडी माँ, बहन, पत्नी, हर एक रूप में बहुत शालीनता से रहती है, बहुत प्यार से रहती है। पर अगर उस लेडी पे, परिवार पे, उस लेडी पे या उस लेडी के परिवार पे आँच आए ना, तो वही लेडी दुर्गा का रूप भी ले लेती है, चंडालिका का भी रूप ले लेती है, और वो अपने परिवार और अपनी फैमिली, अपने बच्चों के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती है। तो ये जो सोच रखने वाले इंसान है, आदमी है, पुरुष है, वो कभी अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं होते। जो इस टाइप की सोच रखते हैं ना कि औरतें आगे नहीं बढ़ सकती, या जिनको औरतों से प्रॉब्लम होती है, जो औरतों को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते, कोई कसर नहीं छोड़ते। मैं ये नहीं कह रही थी कि लेडीज़ गलत नहीं होती हैं, बहुत गलत होती हैं। आदमी भी तो गलत होते हैं। जो आदमी रात को शराब पी के अपने परिवार में, अपने बच्चों पे, अपनी बीवी पे अत्याचार करते हैं, उन आदमियों की अकल कहाँ जाती है? तो इतिहास देखें तो महिलाओं ने हर जगह पे अपने झंडे गाड़े हैं, चाहे वो अंतरिक्ष पे हो, चाहे वो न्याय पे हो, चाहे वो घर पे हो, चाहे बाहर पे हो, किसी भी क्षेत्र में लेडीज़ किसी से पीछे नहीं है, बराबर है। जब भाई अकल है तभी तो पहुंची है। अब जब घर परिवार पे बन आती है तो लेडीज़ आगे बढ़ के घर की जिम्मेदारियां भी लेती है, घर को चलाने के लिए। तो ये कविता तो मुझे कहीं से कहीं तक का पसंद नहीं आई। बस एक छोटी सोच, संकीर्ण सोच वाले आदमी की कविता है, जिसने एक बहुत गंदा सा, एक व्यंग ही बोलूँगी कि तीन हंसी, रोना और झगड़ा, इन चीज़ों को औरतों का ये बताया कि अगर ये सारी औरतें करेंगी तो आदमी की मति ख़त्म हो जाएगी। तो मैं तो बस यही कहना चाहूँगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगी। उसे हमारे हिंदुस्तान का, उसे पूरे भारत का, उसे दुनिया का इतिहास ही नहीं पता होगा। मुझे भी नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है सही बात बताओ, मैंने जितना पढ़ा, जितना वो करा, सब घास चढ़ने चले गया। पर गैस इतना तो पता ही है कि हाँ, पढ़ के हम आगे निकले। हमने क्या पढ़ा था पीछे, किसके बारे में पढ़ा था? मदर टेरेसा, झांसी की रानी, कल्पना चावला, और एक मीराबाई थी या अहिल्याबाई थी, कौन थी जो न्यायाधीश थी और जिसने अपने बेटे को न्याय दिया, मतलब अपने बेटे को फांसी की सज़ा तक का सुनाई थी, सिर्फ न्याय के लिए। और दोनों ही बराबर हैं। जहाँ एक आदमी और एक औरत बराबरी के बराबर में चलेंगे ना, तो वो घर, वो परिवार हमेशा तरक्की में जाएगा। जहाँ औरत ये सोचे कि मैं बहुत ज़्यादा समझदार हूँ, बहुत अक्लमंद हूँ, सब कुछ हैंडल कर लूँगी, तो वो परिवार भी आगे नहीं बढ़ पाता। जहाँ औरतों में ये होती है ना कि मैं, सिर्फ मैं, लोग मुझे अच्छा माने,
मेरे वजह से परिवार चल रहा है और मैं परिवार को आगे लेके जा रही हूँ, तो वहाँ पे भी परिवार आगे नहीं बढ़ता। और जहाँ आदमी में या होता है ना कि मेरे वजह से परिवार चल रहा है, मेरे वजह से तुम खा रहे हो, मेरे वजह से सारा काम हो रहा है, तो वो भी परिवार आगे नहीं बढ़ता, एक जगह रुक जाता है। जहाँ दोनों एक सोच से, एक समझदारी से आगे बढ़ते हैं, वहीं परिवार आगे बढ़ता है, वहीं सब कुछ आगे बढ़ता है। लोगों की सोच के लिए तो हम कुछ कर नहीं सकते ना गाइस, कुछ नहीं कर सकते। बस यही है, मैं इस कविता के बारे में आपसे इतना ही कहना चाहती हूँ कि मुझे ये कविता बिल्कुल पसंद नहीं आई। इन फ्यूचर वैसे मैं ना शक्ल देख के भूल जाती हूँ गाइस, मुझे मतलब कम से कम बहुत बार शक्ल देखनी पड़ती है, तब मुझे किसी की शक्ल अपने माइंड पे याद रहती है कि हाँ इस बंदे को मैं जानती हूँ। अगर इन फ्यूचर वो अंकल मुझे फिर मिले तो मैं उन्हें ज़रूर जवाब देना चाहूँगी, ज़रूर, क्योंकि मेरी ना ये बहुत गंदी आदत है, जब तक मैं सामने वालों को गलत के लिए जवाब ना दूँ ना तो मुझे चैन नहीं मिलता है ये समझ लीजिए। पर ये पॉसिबल होना बहुत मुश्किल है कि वो मुझे मैं उन्हें याद रख पाऊँ, अगर वो रख ले तो वो बात अलग है। तो यहीं आसपास में ही रहते हैं हमारे, उन्होंने मुझे बताया था कि हम यहीं आसपास में रहता हूँ करके, तो उनकी सोच इस कविता से मुझे पता चली। आई होप सो कभी ना कभी ये मेरा ब्लॉग, ये मेरा ये थॉट इस कविता के लिए ज़रूर उन तक का जाएगा। और प्लीज़ अपने भी कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा, ज़रूर बताइएगा, और मुझे आपकी कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और बस यही कहना चाहती हूँ आपसे, और कुछ नहीं। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ देख लीजिएगा, और ना पसंद आया तो वो भी ईज़िली आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए गैस, फिर यहीं पे इस वीडियो का एंड करती हूँ। आई होप सो आपको ये कविता कैसी लगी, अच्छी लगी या बुरी लगी, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और चैनल पे पहली बार हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं कल सुबह एक नए ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।